दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। आज वीओयू स्पेशल स्टोरी में आप सभी को लग रहा होगा कि मैं शायरी क्यों पढ़ रही हूँ। इसका अंदाज़ा आपको बाद में वीडियो देखते देखते लग जाएगा। यह शायरी उन सभी प्रेमी जोड़ों के लिए है जिन्होंने अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाया और नाम दिया शादी के रिश्ते का, जो कि ज़िंदगी भर का बंधन होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रेमी जोड़े की कहानी बताने वाले हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। सन 1992 में जिनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। इसके बाद सन 2000 में दोनों भारत छोड़ अमेरिका में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद 2006 में दोनों पति पत्नी के जीवन में दोगुनी खुशी आई क्योंकि दोनों जुड़वा बच्चों के माता पिता बन गए थे। अमेरिका में दोनों पति पत्नी को रहने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वहां पति को आर्थिक नुकसान होने लगे थे। जिसके बाद साल 2008 में दोनों अपने बच्चों के साथ देहरादून के प्रकाश नगर में रहने लगे। प्रकाश नगर का वही इलाका है जहां दोनों पति पत्नी किराए पर रहते थे। पति पेशे से इंजीनियर था। रोजमर्रा की तरह वह सुबह ऑफिस जाता था, अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना ऑफिस लेकर जाता था। जैसा कि वह चाहता था कि उसके घर परिवार को किसी भी तरीके की दिक्कत ना देखनी पड़े, इसलिए वह सुबह से शाम मेहनत करके ऑफिस से घर को वापस आता था। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता रहे। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा भी हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब रोज़मर्रा की तरह पति सुबह उठता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती। बीती रात दोनों पति पत्नी में बहुत ही बुरा झगड़ा भी हुआ होता है। पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई। बीती रात दोनों में झगड़ा भी हुआ होता है। इसी बीच वह पूरे घर में घूमता है और अपनी बीवी को ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलती। फिर वह एक जगह बैठकर परेशान होता रहता है। वहीं दूसरी ओर कमरे में मौजूद जुड़वा बच्चे अपनी माँ को पुकार कर रोने लगते हैं, लेकिन माँ वहां मौजूद नहीं थी जो उनकी इस दर्द भरी पुकार को सुनती। ऐसा होता देख बच्चों का पिता परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। इसी दौरान जब वो अपने बच्चों को चुप करा रहा होता है तो उसके फ़ोन पर एक ईमेल मैसेज आता है जो कि उसकी पत्नी ने भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि रोज़ रोज़ के झगड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ और कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। बच्चों को पिता कहता है कि उनकी माँ दिल्ली गई है नानी के घर और वह जल्द ही वापस आ जाएगी। जिस छोटी सी उम्र में बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में उनकी माँ उन्हें रोता बिलखता छोड़कर चली गई, वो भी सिर्फ अपने पति से झगड़े की वजह से। ऐसा करते करते 1.5 महीने हो गए, जहाँ एक बेटी रोजाना अपनी माँ से बात करती थी। वह अपनी माँ की आवाज़ सुने बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। अब इतने लंबे समय से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, केवल ईमेल के जरिए ही दोनों में बातचीत होती थी। वहीं दूसरी ओर पति भी इस आस में बैठा था कि उसकी पत्नी जल्द वापस आएगी। भाई को अपनी बहन की चिंता सताने लगी और वह दिल्ली से देहरादून अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि उसके जीजा ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और उसके साथ बहस करने लगा। अब भाई को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वह प्रकाश नगर पुलिस थाने जाता है और अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर दर्ज कराता है। इसके बाद वह पुलिस के साथ पहुँचता है अपनी बहन के घर, और यह घर था राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी का। शायद अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह वीडियो किस केस पर बनी है। यह एक ऐसा मर्डर केस था जिसने पूरे देवभूमि को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और कहीं ना कहीं इसकी गूंज देश से बाहर भी पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने घर के चारों तरफ देखा, तब उन्हें दिखाई दिया वहां रखा हुआ एक डीप फ्रीजर। आमतौर पर घरों में प्रयोग होने वाले फ्रिज तो दिखाई देते हैं, लेकिन दुकान में रखे जाने वाला डीप फ्रीजर घर में आखिर क्या कर रहा था। और यह डीप फ्रीजर बाहर से एकदम साफ सुथरा और चमचमाता हुआ था, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह डीप फ्रीजर कुछ समय पहले ही लिया गया है। पुलिस का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं राजेश की जिद भी उनके शक को सच
सच बता रही थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजेश पुलिस वालों को अपनी बातों में गोल गोल घुमा रहा था। जब पुलिस बोल रही थी राजेश से कि तुम डीप फ्रीज़र खोल के दिखाओ, तो वह डीप फ्रीज़र खोलने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस डीप फ्रीज़र में ताला लगा था। घरों में पहली बात तो डीप फ्रीज़र बहुत कम पाए जाते हैं, और दूसरी बात ताले लगे होते हैं तो वो भी तिजोरी में, लेकिन यहाँ तो डीप फ्रीज़र में ताला लगा था। कड़ी मशक्क़त के बाद जब वह ताला खुला तो डीप फ्रीज़र में दिखी दर्जनों काली पन्नियाँ, और ऐसा लग रहा था कि उन काली पन्नियों में कुछ ना कुछ सामान रखा है। पुलिस वालों ने फिर एक पन्नी खोली तो उसमें दिखे मांस के टुकड़े। हालांकि यह भी कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके घर में भी मांस पाया जाता है। लेकिन एक के बाद एक पन्नियाँ खुलती गई, और तब पुलिस वाले हैरान रह गए जब एक पन्नी में दिखी इंसान के हाथों की उंगलियाँ। पुलिस ने उन सारी काली थैलियों और वहाँ मौजूद सभी सबूतों को जब्त कर लिया। अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वहाँ मौजूद सब मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद भी राजेश गुलाटी को कोई पश्चाताप नहीं था। पुलिस को उसके मुंह से सच उगलवाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। राजेश गुलाटी खुद ही अपने आप हर चीज़ बताता गया। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी बीवी की हत्या क्यों की, तो राजेश गुलाटी ने कहा कि शादी के बाद से ही हम दोनों में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। हालांकि उन दोनों का प्रेम विवाह था, तब भी इतने झगड़े उनके बीच होते थे। फिर राजेश गुलाटी ने कहा कि जब वह लोग अमेरिका गए थे तब उसकी बीवी का वहाँ उसके किसी दोस्त के साथ अफेयर था। हालांकि यह बात आगे जाके झूठी निकली थी, राजेश गुलाटी ने यह झूठ बोला था। इसके बाद ये भी सामने आया कि राजेश गुलाटी की बीवी अनुपमा गुलाटी राजेश से झगड़ा करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि राजेश गुलाटी का कोलकाता की एक महिला से अफेयर है। हालांकि बाद में पुलिस ने जब अच्छे से राजेश गुलाटी से पूछताछ की तो राजेश ने खुद बताया कि अमेरिका से वापस आने के बाद कोलकाता में उसने वहाँ की एक महिला से चुपके से शादी कर ली थी। राजेश गुलाटी को किसी भी तरीके का कोई पश्चाताप नहीं था। राजेश का कोलकाता में अन्य महिला के साथ संबंध होने के कारण अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसारोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके कारण राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक अनुपमा कुछ ही महीनों के बाद उससे और पैसों की मांग करने लगी थी। राजेश के हिसाब से 17 अक्टूबर को अनुपमा यही मुद्दा उठाकर राजेश से बहस करने लगी कि 20,000 रुपए उसके लिए पर्याप्त नहीं है और उसे और पैसे चाहिए। अब दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर बहस चालू हुई और इसके साथ ही हाथापाई और मारपीट का रूप भी धारण कर लिया। इसी बीच राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। गिरते ही अनुपमा का सर बेड के कोने से जा लगा, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो राजेश को लगा कि अनुपमा मर गई, लेकिन जब वो अनुपमा के पास गया तो उसने देखा कि अनुपमा की सांसें अभी भी चल रही है। अब अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए राजेश गुलाटी ने एक और बड़ा जुर्म किया। जब उसे लगा कि अनुपमा बेहोश हो गई है, अगर वो उठेगी तो वो उसके खिलाफ ज़रूर कोई बड़ा केस दर्ज करेगी, तब उसने घर में पड़ी सभी कॉटन को इकट्ठा किया और अनुपमा के नाक और मुंह में सारी कॉटन्स डाल दी ताकि उसकी सांस बंद हो जाए और वह मर जाए। और ऐसा ही हुआ, अनुपमा की दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन अब राजेश के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई कि वह अपनी बीवी की लाश को अब कहाँ ठिकाने लगाए। उसके दिमाग में ये बात आई कि वह लाश को अपनी गाड़ी में रखकर मसूरी के जंगलों में फेंक आए। लेकिन तभी उसने सोचा कि ये सब करते हुए अगर उसे किसी ने देख लिया तब वह बहुत बुरा फंस जाएगा। 2 दिन तक राजेश गुलाटी इसी उथल पुथल में लगा रहा कि आखिर वो लाश का क्या करे। उसके घर के बाथरूम में ही, उसके कमरे में जो अटैच बाथरूम था, उसमें ही अनुपमा की लाश 2 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया कि वह इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करेगा और फिर उन्हें धीरे धीरे करके मसूरी के जंगलों में फेंकता रहेगा। जिस औरत से उसने शादी की थी वो भी प्रेम विवाह किया था, उसके साथ उसने इतना जघन्य अपराध किया और उसे मारने के लिए इतनी खतरनाक आइडिया निकाला।
पूरे 2 दिन की उधेड़ बुन के बाद राजेश गुलाटी जाता है मार्केट। वहाँ से वो लेकर आता है एक इलेक्ट्रिक आरी, हथौड़ा और एक डीप फ्रीज़र। जिस अनुपमा के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिससे वह बेहद प्यार करता था, वह उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना इतना खतरनाक दिमाग चला रहा था। वह मार्केट जाता है, वहाँ से ये सब सामान अलग अलग दुकानों से खरीदता है ताकि उस पर कोई शक ना हो अगर आगे जाके कुछ भी ऐसी दिक्कत आए तो। इसके बाद वह घर आता है और अनुपमा के शरीर को, उसकी लाश को काटना शुरू करता है। जब राजेश गुलाटी यह काम कर रहा होता है तो अनुपमा के शरीर से निकलती खून की छींटों से उसका पूरा शरीर ढक जाता है। राजेश गुलाटी के हाथ एक क्षण भी ऐसा करते हुए नहीं कांपे होंगे, क्योंकि राजेश गुलाटी तब तक अनुपमा की लाश के टुकड़े करता गया जब तक उसके 72 टुकड़े नहीं हुए। यह सब आइडिया राजेश गुलाटी को एक हॉलीवुड की देखी हुई फिल्म से आया था, जिसका नाम है द साइलेंस ऑफ द लैम्स। और आप ये देखिए कि ये कैसा एक तरीके से कोइंसिडेंस हुआ कि जिस रात को राजेश गुलाटी की अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी, उसी दिन उसने यह मूवी टीवी में देखी थी। राजेश गुलाटी ने अनुपमा के साथ उसके साथ 7 फेरे लिए, वही उसके शरीर के 70 टुकड़े भी कर दिए थे। राजेश गुलाटी ने बेरहमी से अपनी प्यारी पत्नी अनुपमा गुलाटी के 72 टुकड़े करे और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग काली थैलियों में भरा। इसके बाद उसने अपना कितना शातिर दिमाग लगाया। उसने सोचा कि वह इकट्ठा इन सबको कहीं डिस्पोज करेगा या फेंक के आएगा तो उस पर बहुत शक होगा। उसने अपना दिमाग लगाया कि वह हर इतवार को या जिस भी दिन उसके ऑफिस की छुट्टी होगी, उस दिन एक एक थैली उठा के वो मसूरी के जंगलों में जाएगा और वहाँ पर वो थैलियाँ फेंक के आएगा। इसके लिए वह अपने बच्चों के साथ भी उन्हें घुमाने के बहाने ले जाता था और एक थैली को वो फेंक देता था। यह वही इलाका है जहां राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी के टुकड़ों को फेंका था। इसके बाद जब तहकीकात हुई पुलिस की, तो पुलिस भी इस जगह पर पहुंची। इन सब के बाद पुलिस ने सारे सबूत, जो भी सामान राजेश गुलाटी ने खरीदा था, डीप फ्रीज़र और जहां वो पुलिस वालों को खुद लेकर आया था, जहां वो अनुपमा गुलाटी के जो अंग थे, जो कटे हुए अंग थे, जहां वो जंगलों में फेंकता था, इन सबको देखते हुए वर्ष 2011 मार्च में देहरादून कोर्ट में राजेश गुलाटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें ये था कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। इसके बाद जब पुलिस और भी सबूत इकट्ठे करती रही, पूरा प्रोसीजर चलता रहा। साल 2017 में फिर राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि इस केस को हुए बहुत साल हो गए हैं, अब लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन उस परिवार का क्या, उस भाई का क्या जिसकी बहन को उसने इस अवस्था में देखा, डीप फ्रीज़र में टुकड़ों में, उस माँ का क्या जिसने सोचा होगा कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुशी से रह रही होगी। साथ ही वह नन्हे नन्हे 4 साल के 2 भाई बहन, उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया। वहीं उनके पिता ने खुद ऐसा काम किया, वह अपराधी बन गया। हालांकि अब दोनों बच्चे अपने मामा के पास रहते हैं, सुजान प्रधान के पास रहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि जब बेटी अपने घर से विदा होती है, अपने ससुराल जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि सीधा ससुराल से वह बेटी की अर्थी निकलती है, यानी कि वह उस घर में अपने घर की तरह ही रहती है और अपना जीवन पूरा वही बिताती है। क्या किसी माँ ने सोचा होगा कि उसकी बेटी की ससुराल में इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या होगी, जहाँ बेटी अर्थी में निकलने की जगह उसके लाश के टुकड़े पुलिस वाले पॉलिथीन में भरकर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। इससे लोगों के बीच एक और चीज़ सामने आई कि आखिर किस रिश्ते पर हम भरोसा कर सकते हैं। अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी एक प्रेमी जोड़े थे और 6-7 साल तक उनका प्रेम प्रसंग भी चला, यानी कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास। लेकिन इसके बाद भी जब उनके जुड़वा बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी राजेश गुलाटी का बाहर अफेयर चला और दोनों के बीच अनबन हुई और अनबन इतनी बढ़ गई कि अनुपमा गुलाटी की राजेश गुलाटी ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए इतने बेरहमी से उसका एक बार और कह सकते हैं कि कत्ल किया। तो इस मर्डर केस में एक इंसान के कत्ल के साथ साथ एक इंसानियत का भी कत्ल हुआ था। आपसे फिर से जल्द मुलाकात होगी। देखते रहिए BOU न्यूज़। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।